नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में। दोस्तों, अ, हम आज 2-2 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज करने जा रहे हैं और इसमें हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 25 नंबर तक हम कवर कर चुके थे, यानी कि हमें 26 क्वेश्चन नंबर करना था। और दोस्तों, मैं आपसे एक अपील करूँगा, आपको लास्ट तक रहना है ताकि आपको सारे क्वेश्चन मिल सकें। मैं इतना कह रहा हूँ कि आपको जो मैं सीरीज करवा रहा हूँ, जो मैंने सामाजिक विज्ञान के सभी सब्जेक्ट के मैं करवा रहा हूँ, 4-4 नंबर के, 3-3 नंबर के, 2-2 नंबर के। अगर इनको आप पूरा कर लेते हो तो इनसे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, 100% आपका पेपर बसेगा। ठीक है, तो आप इसको बड़े ध्यान से करें और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने करवा दिए हैं वो आप याद करके आ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है वीटो। निषेधाधिकार इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। देखो, वीटो क्या होता है? किसी भी प्रस्ताव को यानी कि निषेध करने के लिए, उसको मना करने के लिए जो वीटो अधिकार होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, आयात शुल्क टैरिफ से क्या आशय है? इसका आंसर है आयात शुल्क टैरिफ किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क है। यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहाँ से वह वस्तु देश में आती है, अर्थात सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। दोस्तों, जो विदेशों से व्यापार किया जाता है और विदेशों से जैसे ही हमारे देश में एंट्री करती है कोई भी वस्तु, तो उस पर टैक्स लिया जाता है, वहीं बॉर्डर पर। उसको हम कहते हैं आयात शुल्क। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में कौन कौन से मुख्य पर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से समुद्री व्यापार चलता था? इसका आंसर है गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदजी जीजा भोये कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसका आंसर है जीजी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया था। उनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक तक उन्हें सारे जहाज बेचने पड़े। ओके, यानी कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, सेठ हुकुमचंद कौन थे? तो इसका आंसर है सेठ हुकुमचंद 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी थे, जिन्होंने चीन के साथ व्यापार किया था। यानी कि भारत में सबसे पहले जो कलकत्ता यानी कि वर्तमान का कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी, वहाँ जूट मिल लगाने वाले पहले व्यापारी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था? इसका आंसर है 19वीं सदी के आखिर तक देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायी मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने लगे थे ताकि सही तरह से व्यवसाय कर सकें और सामूहिक जनता के मुद्दों पर फैसला ले सकें। यानी कि अगर हम कह सकते हैं तो ये व्यापारियों का एक समूह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंकुशवाद से क्या आशय है? इसका आंसर है निरंकुशवाद राजकाज की ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर ना कानूनी पाबंदी लगी हो, ना ही संवैधानिक। उसको कहते हैं हम निरंकुशवाद। यानी कि जो पहले के टाइम पर होता था, जो राजाओं के पास शासन व्यवस्था होती थी, सभी ताकत, पूरी ताकत उन्हीं में होती थी, उसी को निरंकुशवाद कहा जाता है। यानी कि जो राजा कहेगा वही सभी को करना पड़ेगा, उसको निरंकुशवाद कहते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 32 है, 33, प्लाटन से क्या आशय है? इसका आंसर है लेटर प्रेस। छपाई में प्लाटन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखिए। ये है आपके 2023 में पूछा गया है, ध्यान रखना। कैलाश बासनी देवी और पंडिता रमाबाई, ये क्या है? 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम, यानी कि जो महिलाएं थीं जो लेखन कला का काम करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग प्रेस क्या था? इसका आंसर है गुटेनबर्ग प्रेस। गुटेनबर्ग ने 1448 में प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बनाया।
इस प्रेस में स्क्रू से लगा लंबा हैंडल था। इस हैंडल की मदद से स्क्रू घुमाकर प्लेटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के सभी 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और प्रयास किया कि इन्हें अक्षर इधर उधर मूव कराकर या घुमाकर शब्द बनाए जा सकें। लिहाजा इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया और यही आगे 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीक की तुलना में अब किताबों का इस तरह छापना यह तेज हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस एक घंटे में 250 पन्ने एक साइड छाप सकता था। क्वेश्चन अगला है, वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट क्या था? इसका आंसर है 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। जैसे जैसे भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते गए, वैसे वैसे औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। क्या था कि जो हमारे अखबार वगैरह थे, न्यूज़ पत्रिकाएं थी, 1857 की क्रांति के बाद इन पर जो रोक लगने लगी, इसको कहा गया वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट। तो इसमें क्या हुआ, आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रिपोर्ट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक अधिकार मिल गया। सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नज़र रखनी शुरू कर दी। यदि किसी रिपोर्ट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। मतलब क्या है कि अगर सरकार के खिलाफ आप कुछ भी लिखते हो तो वो आपका लाइसेंस रद्द कर देते थे, आपकी मशीनें वगैरह जब्त कर लेते थे। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। इसका आंसर है, सबसे पहले देखेंगे हम प्राथमिक क्षेत्र। प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि को लिया जा सकता है। फसलों के उत्पादन के लिए मुख्यतः प्राकृतिक कारकों जैसे मृदा, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि पर निर्भर रहना पड़ता है, अतः कृषि उपज एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार वन, पशुपालन, खनिज आदि को भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है। अब आता है द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए लोहे से मशीन बनाना या कपास से कपड़ा बनाना आदि यह प्राथमिक गतिविधियों के बाद अगला कदम है। इस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, वरन उन्हें मानवीय क्रियाओं के द्वारा निर्मित किया जाता है। ये क्रियाएं किसी कारखाने या घर में हो सकती हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ओके। और तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र से भिन्न होती हैं। सेवा क्षेत्र की गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, वरन उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। उदाहरण, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं फुटकर बाजारों में बेचने के लिए रेल या ट्रक द्वारा परिवहन करने की आवश्यकता पड़ती है। उद्योगों से बने हुए माल को रखने के लिए गोदामों की आवश्यकता होती है। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों में उत्पादन करने के लिए बैंकों से ऋण लेने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, व्यापार आदि से संबंधित गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। ओके, यहीं तक करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करती है। ये कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं और उत्पादित वस्तुओं को अनेक राष्ट्रों में बेचती हैं। यानी कि ऐसी कंपनियां जो दो या दो से अधिक राष्ट्रों में व्यापार करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है, बैटरी संचालित संधारित्र, प्लास्टिक, खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के उद्योगों कुछ ऐसे उदाहरण जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी। कई इकाइयां बंद हो गईं, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हुए। यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनकी कंपटीशन में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आ गई। उसके कारण वो छोटी छोटी कंपनियां थी, उनका व्यापार
ठप हो गया। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है, भारत में चीनी खिलौने के व्यापार पर टिप्पणी लिखिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना। देखिए क्या है, व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौने की अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है, क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं। एक वर्ष में ही खिलौनों की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया। आप देखते हो जितने भी जो खिलौने वगैरह आते हैं बच्चों के, है ना, वो सब चीनी होते हैं। और उनसे क्या होता है कि हम उनको खरीदते हैं, उनकी वजह से हमारे भारतीय जो कंपनियां हैं वो बंद होने की कगार पर हैं। ठीक है, चलिए, तो जी हमारे दो दो नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं सामाजिक विज्ञान के। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी विज्ञान के दो दो नंबर वाले क्वेश्चन की। तो दोस्तों इनको अच्छे से याद कर लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, और अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो आप उसमें से कर सकते हो, अन्यथा आप इसमें से लिख लिख कर याद कर सकते हो। दूसरा क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा बोर्ड में से मैंने करवाए हुए हैं, तो आप अगर परीक्षा अध्ययन में वो नहीं मिलता है तो आप वो वाला क्वेश्चन लिख लेना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।